नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी बेहद खास पेशकश में जिसका नाम है निवेश की ABCD। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और हर हफ्ते की तरह ये बेहद खास पेशकश लेकर आते हैं आपके लिए, जहां पर बातचीत होती है बाजार की चाल की और साथ ही बातचीत होती है आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की। और हर हफ्ते की तरह एक बाजार के दिग्गज हमारे साथ जुड़ते हैं और उनसे बारीकी में हम समझते हैं बाजार पर उनकी क्या राय है। और आज इस कड़ी में मेरे साथ खास मेहमान है तिनछो रॉनी साहब, मेरे साथ जुड़ गए हैं, CIO है हेलियोस इंडिया के। आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार इस पेशकश में। और वैसे तो लगातार आपसे बातचीत होती रहती है, लेकिन आज लंबी बातचीत होगी और आसान भाषा में गहरी बातचीत होगी, ये मैं आपको कह सकती हूँ। तो पहला सवाल तो बाजार की चाल को लेकर ही मैं पूछना चाहती हूँ, क्योंकि अब सब कुछ अचानक से हमने देखा, बीच में बहुत माहौल गर्म था, बहुत सारे ट्रिगर्स आ गए थे। टैरिफ टेंशन हो गई थी, जो पॉलिटिकल टेंशन भारत पाकिस्तान के बीच शुरू हो गई थी, बीच में थोड़े से मॉनसून को लेकर कंसर्न्स भी शुरू हो गए थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये सारे ट्रिगर्स अब समाप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठंडे पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाजार कितना ठंडा आपको दिखाई दे रहा है? आपके लिहाज से क्या ट्रिगरहीन, दिशाहीन मैं यूज नहीं करना चाहती, बट विदाउट ट्रिगर्स दिखाई दे रहा है फिलहाल? क्या कहेंगे? कविता, पहले तो धन्यवाद आपके शो पर आमंत्रित करने के लिए। दूसरी जो बाजार की अगर जो बात करें हम, तो बराबर आपने बोला कि जो मेजर ट्रिगर्स थे वो तो अभी प्ले आउट होते हुए दिख रहे हैं और हो भी गए हैं। एक्चुअली ये टैरिफ का अभी भी ट्रिगर जो है वो एक ओवरहैंग सा आ गया है, क्योंकि अभी रिसेंटली आपने देखा कि वहां के कोर्ट ने होल्ड पे रखा है उसको। तो द गवर्नमेंट लॉस द केस, वो हार गए केस टैरिफ्स के ऊपर। तो अभी पता नहीं, वो एक ओवरहैंग सा आ गया है वहां पे। लेकिन यूएस ने तो काफी पॉजिटिवली लिया है, क्योंकि उनके फ्यूचर्स वगैरह ऊपर थे। तो इसलिए हमें देखना पड़ेगा आगे चल के क्या होगा। लेकिन एक अनसर्टनिटी सी आ गई है उस माहौल में। दूसरा, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन थे वो आउट हो गए हैं इंडिया और पाकिस्तान के। होपफुली अगले 5-10 साल के लिए फिर से और कुछ नहीं होने चाहिए यहाँ पे। और जो आपने जो तीसरा मॉनसून का ट्रिगर देखा, वो तो बादल ही बता रहे हैं आपको कि कितना बढ़िया बारिश आने वाली है और कितनी बढ़िया बारिश हो भी रही है। पर एक्चुअली एक चीज जो अभी ये सब तो हो गया, जो पॉजिटिव ट्रिगर्स थे वो हो गए, लेकिन जो ओवरहैंग है अभी वो अभी बाकी है प्ले आउट होना। और वो ओवरहैंग से एक तो हमारा फंडामेंटल्स, अर्निंग्स ग्रोथ कहीं नहीं दिख रही है। एक्चुअली ये 90 आई थिंक 90-95% ऑफ द कंपनीज NSE 500 की रिपोर्ट कर चुकी हैं, और उनकी अर्निंग ग्रोथ सिर्फ 6% के आसपास आ रही है, जो कि बहुत ही कम है। क्योंकि आप देखिए, हमारी री रेटिंग तो ग्लोबली हो चुकी है, लेकिन वो री रेटिंग को सस्टेन करने के लिए आपको ग्रोथ मोमेंटम दिखाना चाहिए, जो आज की तारीख में नहीं दिख रहा है। और इसीलिए हमें वहां पे कंसर्न है कि ये शायद सस्टेन ना हो ये साल में, 2026 की बात करूं तो, फिस्कल 26 दैट इज। और हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो अभी तक के नंबर्स आए हैं और जो मैनेजमेंट कमेंट्री हमने सुनी है क्वार्टरली नंबर्स के बाद, उनकी एक कॉन्फ्रेंस कॉल रहते हैं उनके, तो उनमें कमेंट्री में काफी एक तनाव सा है। मतलब इतना इतना एग्रेशन नहीं दिख रहा है। इसलिए हमें लग रहा है कि ये क्वार्टर भी शायद एक ठंडा क्वार्टर रहेगा। अगला क्वार्टर प्रॉब्ली थोड़ा जाके आपको अपटिक दिखेगा, लेकिन पूरे साल में शायद आपको एक सिंगल डिजिट ग्रोथ दिखे, विच इज नॉट टू एक्साइटिंग। तो इसलिए आगे चल के हमें लग रहा है कि शायद आपको बाजार को एक फ्लैट लाइन प्ले आउट करना पड़ेगा, टाइम करेक्शन देखना पड़ेगा, क्योंकि डाइजेस्ट करना है ये वैल्यूएशंस को। और दूसरा, वैल्यूएशंस भी काफी स्ट्रेच हो गए हैं। सितंबर 2024 में जब करेक्शन आपको दिखा था, उसके बाद आपको करेक्शन दिखा था, तब हमारा MSCI एक मॉर्गन स्टैनली कंपोजिट इंडेक्स है जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स फॉलो करते हैं, उसका वैल्यूएशन 24 टाइम फॉरवर्ड अर्निंग था। आज की तारीख में वो वैल्यूएशन 23 से थोड़ा ऊपर है, 23 टाइम से थोड़ा ऊपर है। तो ऑलरेडी स्ट्रेच्ड है। और 22 में भी जब करेक्शन देखा हमने, तो 22 में भी उसका वैल्यूएशन जो MSCI का था 25 हो गया था। तो ये 23, 24, 25 के आसपास जाके आपको एक करेक्शन दिखता है, या तो टाइम करेक्शन दिखता है, जो हमें लग रहा है कि शायद ये कैलेंडर ईयर वही प्ले आउट हो। लेकिन दिनशॉ, क्या ये एक्सपेक्टेड था? इतनी डिसअपॉइंटमेंट जो हमें दिखाई दे रही है, और बाजार की जिस तरह से हम बातचीत अभी कर रहे हैं कि फ्लैटलाइन रहने के आसार ज़्यादा हैं, इस तरह के अर्निंग नंबर्स और इस तरह की ग्रोथ आपको आभास हो रहा था क्या इसका?
जी, हमें आभास तो हो रहा था, लेकिन हमें ये भी लग रहा था कि शायद जैसे आरबीआई ने काफ़ी एक्शन लिए हैं, एक्चुअली आप देखिए तो जो लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ की है, तो हमें ऐसे लगा कि शायद आगे चल के थोड़ा एक ग्रोथ आना चालू हो जाएगा ऑन द अर्बन डिमांड फ्रंट की। अर्बन डिमांड ही है जो बिल्कुल कट ऑफ हुई है, और उसके चलते ये प्रॉब्लम्स जो देखने को दिख रहे हैं हमें हमारे अर्निंग्स ग्रोथ के, वो उसी की वजह से है। तो इसलिए हमें लगा था कि शायद ये क्वार्टर में जाके थोड़ा एक अपटिक सा आएगा, थोड़ा एक मैनेजमेंट कमेंट्री थोड़ी इम्प्रूव होगी, लेकिन वो हमने नहीं देखा इस बार भी इम्प्रूव होते हुए। इफ एनीथिंग ज़्यादा कंजर्वेटिव हो गए हैं। केपेक्स साइकिल्स देख लीजिए आप, ऑलरेडी गवर्नमेंट ने ये तो देख ही लिया था कि प्राइवेट सेक्टर केपेक्स नहीं आ रहा है, इसलिए उन्होंने अपना केपेक्स पुश किया था गवर्नमेंट का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से वो भी डाइवर्ट हो गया टुवर्ड्स डिफेंस रादर देन एनीथिंग एल्स। सो इसलिए यहाँ पे भी आपको ज्यादा ग्रोथ नहीं दिख रही है, इसलिए थोड़ा थोड़ा आपको संभल के रहना पड़ेगा। और जैसे मैंने बोला, फ्लैट लाइनिंग अगर जो होती है मार्केट में, तो काफी ऐसे सेक्टर होते हैं जो चलते भी हैं, 10-20% चल जाते हैं, और काफी ऐसे होते हैं जो गिरते हैं। तो आपको थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी आपके इन्वेस्टमेंट में, पोर्टफोलियो में। कुल मिला के क्या हम ये समझे, अभी जितनी बातें आपने समझाई है, कि ट्रेडिंग को ठंडे बस्ते में डाल दीजिए, इन्वेस्टर बन जाइए, पैसे जहां पे डाल रखे हैं, जहां कमाई हो रही है उसको बढ़ता हुआ देखिए, छुट्टियां मनाने चले जाइए, बारिश इतनी बढ़िया हो रही है। हाँ, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन अब क्योंकि हम पोर्टफोलियो के लिहाज से भी इस शो में सवाल जवाब करते हैं, आपने बीच में कहा कि कुछ सेक्टर्स ऐसे हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा भी चल जाएंगे। पोर्टफोलियो में रोटेशन अब कैसे कर लेना चाहिए? इन्वेस्टमेंट का ही नज़रिया है, लेकिन बदलाव तो करने की ज़रूरत है। अब एफसी चाल हो गई है, आपने भी अपने सेक्टर्स के लिए कुछ सोच रखा होगा, वहाँ पे कैसे आपकी सेक्टर चर्निंग हो रही है? बीएफएसआई स्पेस में अगर दिलचस्पी है, वहाँ पे अगर आपको कुछ बढ़िया मोमेंटम दिखाई दे रहा है, सेक्टर्स के लिहाज से आप एज बतौर एक फंड हाउस सीआईओ क्या सोच रहे हैं? निवेशकों को भी क्या करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में फिर? जी एक्चुअली ये बराबर बोला कविता आपने, क्योंकि एक सेक्टर रोटेशन तो जायज बनता ही है ये मार्केट में। और आपको उन सेक्टरों से दूर रहना है जहाँ पे एक तो यूफोरिया आ गया, मतलब अननेसेसरी जो तेजी आ गई थी वहाँ पे। जैसे एक जो हमारे इमीडिएटली हमारे जहन में आता है वो है आईटी सेक्टर। फॉर नो रीजन वो सेक्टर चल गया, क्योंकि लोगों ने सोचा टैरिफ अभी सॉल्व हो रहा है प्रॉब्लम, तो शायद यूएस में ग्रोथ आ जाएगा वगैरह, वो सोच के किया था। लेकिन एक्चुअली एक चीज जो हमें बॉन्ड मार्केट वो सिखाती है, वो यही सिखाती है कि आप लॉन्ग टर्म अगर जो देखना चाहते हैं तो बॉन्ड यील्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। क्योंकि वो मार्केट जो है वो अ, अगले 10 साल का सोचता है। हम तो डे बाय डे सोच के हमारा रिएक्शन होता है इक्विटी मार्केट का, लेकिन बॉन्ड मार्केट से हम वो बिल्कुल एक फीलर ले जाते हैं। और आपने देखे वहां पे यील्ड्स, जो 30 साल की यील्ड है वो 5% क्रॉस कर चुके थे, अभी भी ऑलरेडी अभी थोड़ा करेक्शन होने के बाद भी 4.95 ऐसे आसपास घूम रहे हैं, विच इज नॉट हेल्दी साइन फॉर यूएस। तो इसलिए वहां पे कॉल जो, और एक्चुअली फेड भी बोले जा रहा है कि मैं इंटरेस्ट रेट कट नहीं कर रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने देखा है कि इन्फ्लेशन नीचे आया, पर मुझे आगे चल के थोड़ा तनाव दिख रहा है हमारे इकोनॉमी में। तो ऑब्वियस है कि वहां पे एक सिनेरियो बिल्ड इन हो रहा है, जो एक मैं रिसेशन तो नहीं कहूंगा, पर एक डेफिनेटली एक स्लो डाउन आता हुआ दिख रहा है यूएस में। और उसके चलते इंडिया का सबसे बड़ा आईटी का, इंडियन आईटी का सबसे बड़ा मार्केट यूएस ही है। और वहां पे अगर जो प्रॉब्लम होते हैं तो ऑब्वियसली आईटी में ही प्रॉब्लम होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो रैली आई थी वो सस्टेन होगी यहाँ पे, इसलिए बेटर आप दूर ही रहें। और जैसे सर्टन सेक्टर्स हैं जहाँ पे वैल्यूएशंस बहुत हाई हैं और ग्रोथ रेट्स बहुत कम हैं, और वो भी ग्रोथ रेट्स के होप में वो वैल्यूएशंस चले हैं, वो सब सेक्टर से दूर रहें। जैसे एफएमसीजी एक ऑब्वियस सेक्टर हो गया, और दूसरा पेंट सेक्टर, वहां पे तो आप देख ही रहे हैं कि जो वैल्यूएशन है वो ऑलरेडी करेक्ट होना चालू हो गए हैं। तो ये सब सेक्टरों से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। एक और जो सेक्टर जो काफी रैली किया है ऑफ लेट, वो है डिफेंस। लेकिन डिफेंस में हमें ऐसे लगता है कि आपको सिलेक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि हमें 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 पक्का यकीन है कि ये जो लिमिटेड वॉर हुई थी पाकिस्तान के साथ, उसमें इंडिया ने एक चीज तो पूरी तरह से इस्टेब्लिश कर दी कि हमारा होम ग्रोन टेक्नोलॉजी जो है
उसी की वजह से हमने जो मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को, और वो भी उनकी चाइनीज टेक्नोलॉजी थी, तो उसके हिसाब से हमें लग रहा है कि इंडिया एक आउटसोर्सिंग हब बन सकता है डिफेंस के लिए। इसलिए वहां पे आपको थोड़ा सिलेक्टिव रहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन से जो स्टॉक्स हैं। हमें तो वैसे इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक्स ज्यादा पसंद है वहां पे, देन प्योर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ शिप्स एंड ऑल। तो इसलिए वहां पे आपको सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। और बीएफएसआई तो हमारा पहले से फेवरेट रहा है। आई डोंट थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम देयर। लिक्विडिटी इन्फ्यूजन जो हो रहा है आरबीआई की वजह से, वो एक पॉजिटिव है। इंटरेस्ट रेट कट्स जो हो रहे हैं वो प्रॉब्ली आपको एक छोटे से जरिए के लिए आपको एक निम में कंप्रेशन दिखेगा लेंडर्स की बुक में, बैंक स्पेसिफिकली। लेकिन मुझे लगता है कि वॉल्यूम ग्रोथ को जो आएगा उसके बाद उसको ऑफसेट कर देगा वो निम कंप्रेशन को। लेकिन एनबीएफसी के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। एक सवाल, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यहाँ पर कंज्यूमर थीम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरीज, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी कॉशियस अप्रोच क्योंकि आप बता रहे हैं, उसके पीछे क्या अहम रैशनल होगा? ये एक थीम जो कि हम उम्मीद कर रहे थे कि कम से कम इस साल भारत के लिए चले, क्या आपको लगता है कि ये नहीं चल पाएगा, या आपको लगता है कोई और वजह है? जी कविता, एक्चुअली वजह सिंपल ही है कि जो जिस हिसाब से पहले हम जो इन्फ्लेशन को टारगेट कर रहे थे वो क्वाइट एग्रेसिव हो गया था, बहुत ही एग्रेसिव हो गया था, क्योंकि इतना लिक्विडिटी सकआउट हो गया था सिस्टम में से, मतलब और उसके चलते जो लेंडिंग थी, कंज्यूमर लेंडिंग थी यार, जो नॉर्मली अनसिक्योर्ड लेंडिंग जिसे बोलते हैं, वो काफी हद तक थम सी गई थी। इसलिए आप देखिए बिग टिकट सेल्स तो होते ही नहीं थे उस समय। अभी जो चालू हुआ है, और बाय द वे ये जो कंज्यूमर स्पेंडिंग कम होती है, अर्बन डिमांड कम होती है, तो वो एक स्पाइरल सा इफेक्ट होता है, क्योंकि कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस चला जाता है टू परचेज। और उस कॉन्फिडेंस को ऊपर लाने के लिए काफी चीजें करनी पड़ती है। एक तो गवर्नमेंट ने डेफिनेटली किया था, जो बजट में उन्होंने टैक्स स्लैब्स बढ़ा दिए, सीधा 7 लाख का 12 लाख कर दिया, जो किसी ने सोचा नहीं था। मतलब एक सिस्टम को शॉक देने के लिए वो ऐसा किया था। और दूसरा, आरबीआई ने कंसिस्टेंटली जो इन्फ्यूजन चालू किया है वो भी अच्छा है। लेकिन कंज्यूमर को अभी ये तो आ गया, आपके दो जो बड़े ट्रिगर्स है वो आ गए, लेकिन उनको कंफर्ट के लिए चाहिए होता है कि आपको नए नए जॉब क्रिएशन दिखने चाहिए मार्केट में, आपके सैलरी हाइक्स होने चाहिए रेगुलरली। जो इस साल में इतना बढ़िया नहीं हुआ सैलरी हाइक, तो आई थिंक लोअर देन मिड सिंगल डिजिट हुआ है ऑन एन एवरेज फॉर मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट्स दैट वी गॉन थ्रू। और दूसरा, जॉब क्रिएशन वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की तरफ से ही आ सकता है। सर्विसेज कैन ओनली प्रोवाइड दैट मच जॉब्स, बट मैन्युफैक्चरिंग में एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। आप एक ऑटो कंपनी खड़ी करते हैं तो आप सोचिए कितनी सारी एंसिलरीज उसके आजू बाजू खड़ी हो जाती है, उससे मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है उसमें एम्प्लॉयमेंट में। वो हमें आज की तारीख में दिख नहीं रहा कि प्राइवेट सेक्टर केपेक्स इतना बढ़िया नहीं किक इन कर रहा, और वो भी क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि उनको डिमांड नहीं दिख रहा। तो इट्स अ विशियस सर्कल जो हम गए हैं, तो उसको तोड़ने में थोड़ा टाइम लगे। इसलिए हमें लगता है कि डिस्क्रिशनरी कंपनीज आज की तारीख में थोड़ी सी शायद एक स्लो ग्रोथ पाथ पे आ जाए टिल द टाइम वी सी दिस ऑफ टेक हैपनिंग। तो जो आप इस तरह के सेक्टर में अलग अलग एक्सपर्ट से बातचीत करते होंगे भारत में, विदेश में, आपके पूरे फंड हाउस को संभालने की दारोमदार तो आपके कंधे पर है ही, लेकिन उसके अलावा ट्रेंड्स पकड़ना भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। जब आप इतनी बारीकी से बाजार की नब्ज को समझते हैं, सेक्टर्स को समझते हैं, क्या फिलहाल इस माहौल में कोई ऐसा डार्क हॉर्स है जो आपको ट्रेंड के तौर पर आने वाले समय में उभरता हुआ दिखाई देगा? क्या उस पर आपकी कोई नजर है? जी बिल्कुल है, और एक्चुअली हम काफी वोकल भी हैं उसके बारे में। एक्चुअली दो मेजर जो हमने ट्रेंड्स पकड़े हैं आज की तारीख में, क्योंकि हमें लग रहा है कि जैसे ही पर कैपिटा जीडीपी इंडिया का ऑलरेडी बढ़ रहा है। आपने देख लिया कि रीसेंट अनाउंसमेंट थी कि हम फोर्थ लार्जेस्ट हो गए, जापान को भी बीट कर दिया ऑन एनुअलाइज बेसिस। तो हमें लग रहा है कि अब थर्ड लार्जेस्ट वेरी शॉर्टली हो ही जाएंगे। जर्मनी को बीट करना है, और जर्मनी में तो रिसेशन चालू है, वहां पे तो नेगेटिव ग्रोथ रेट है, तो इसलिए उनको बीट करने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा हमें। तो विल बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, और होपफुली हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो काफी लैग करेगी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को। तो उसके चलते पर कैपिटा तो इट्स अ गिवन कि हमारा बढ़ने ही वाला है। और आप हिस्ट्री देखिए, अगर जो आप इतिहास देखें,
तो उनमें जो भी कंट्री में जो जो देशों में आपने देखा है कि पर कैपिटा ग्रोथ बढ़ता है, तो एक इंटरनल कंजम्पशन में एक लहर सी आ जाती है। और वो लहर जो होती है, मतलब जो ऊपर का जो चढ़ने का होता है, उसमें मेनली डिस्क्रिशनरी में होता है, पर डिस्क्रिशनरी में भी मोर ऑफ हाई एंड डिस्क्रिशनरी होता है। तो इसलिए हमें लग रहा है कि एक तो टूरिज्म जो है इंडिया में, ऑलरेडी आपने देखा है कि काफी हद तक डोमेस्टिक टूरिस्ट में ज्यादा डिमांड आ गई है देन इंटरनेशनल टूरिज्म। इंटरनेशनल टूरिज्म अभी भी पीक आउट नहीं हुआ है इंडिया में। और क्वालिटी रूम जो अवेलेबल है यहाँ पे, बिकॉज जैसे ही पर कैपिटा बढ़ते हैं, एवरीबडी डिमांड्स मोर क्वालिटी रूम, सो इसलिए क्वालिटी रूम्स अवेलेबिलिटी बहुत कम है। तो हमें लग रहा है कि वहां पे एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड सा बैठ गया है हमारे लिए। और दूसरा है हमारा हॉस्पिटैलिटी की बात की, दूसरा है हमारा हॉस्पिटल सेक्टर। यहाँ पे भी जैसे ही आपकी अर्निंग पावर बढ़ जाती है, तो आपका हेल्थ केयर स्पेंड भी बढ़ता है, और हेल्थ केयर स्पेंड के लिए यू नीड क्वालिटी स्पेंड्स, और वहां पे भी क्वालिटी रूम्स अवेलेबल नहीं है हॉस्पिटल में। तो हमें लग रहा है कि ये दो जो ट्रेंड है वो काफी हद तक लंबे अरसे तक चलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, नॉर्मली जैसे मैंने बोला, तजुर्बा में इतिहास देखें तो आप इतिहास यही सिखाता है कि जब भी ये कंजम्पशन ट्रेंड पड़ता है, तो बीएफएसआई सेक्टर तो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होता है, क्योंकि बीएफएसआई चाहिए होता है नॉट ओनली टू आपके कंजम्पशन को फंड करने के लिए, बट ऑल्सो केपेक्स जिसको चाहिए होगा फॉर फॉर फंडिंग, फॉर प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट्स फॉर कंजम्पशन, उसके लिए भी आपको स्पेंड ज्यादा बढ़ाना पड़ता है। बाजार के सवाल तो मेरे रुकने वाले नहीं हैं, लेकिन थोड़ा सा, क्योंकि इस शो का फॉर्मेट ऐसा भी है कि जो लोगों के पैसे संभालते हैं वो अपने पैसों का ख्याल कैसे रखते हैं, वो अपने पैसे खर्च कैसे करते हैं। तो अब मुझे बताइए कि देखिए, पूरे फाइनेंशियल प्लानिंग का और वेल्थ क्रिएट करने का बहुत अहम रूल इंश्योर ये होता है कि अपने पैसों का लुत्फ उठाइए। माइथोलॉजिकली अगर हम एस्पेक्ट देखें तो लक्ष्मी भी वही बोलती है कि आप जितना मुझे मांगोगे उतना मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन मेरा इस्तेमाल करना भी आपको आना चाहिए, है ना। तो लीजर के लिहाज से, घूमने फिरने के लिहाज से कैसे अपने पैसे खर्च करते हैं, बजट लगाकर आप जाते हैं, जैसे कि हम नॉर्मली कहते हैं कि आपको करना चाहिए। हाउ डू यू स्पेंड योर मनी, हाउ डू यू एंजॉय योर मनी? जी देखिए, कविता, एक तो पहली चीज तो ये है कि एंजॉयमेंट जो फैमिली में आती है वो कहीं नहीं आती है। तो जब भी जाना चाहिए तो फैमिली के साथ ही जाना चाहिए। तो इसलिए हम यही ट्राई करते हैं। और जब जाते हैं तो आपने बोला बजट देख के, वो आई थिंक लास्ट चीज होती है हमारे माइंड में, हमें यही होता है कि एंजॉय कैसे करें ज्यादा। तो उसके हिसाब से ही होता है नॉर्मली। और दूसरा, अगर मुझे पूछे कि मैं सेविंग्स में क्या करता हूँ, तो मेरा तो 100% इक्विटी है। शायद ही थोड़ा डेट होगा, वो भी प्रॉब्ली इसलिए होगा क्योंकि शायद कोई इमीडिएट रिक्वायरमेंट के लिए डेट में डाले होंगे पैसे, अदरवाइज इट्स फुली इक्विटी। और मोस्टली मेरी फर्म में डाले हुए हैं मैंने पैसे, सो दैट्स हाउ इट इज। लेकिन ओवरऑल जब आपने अपने करियर की शुरुआत की होगी तो आपने अपने लिए कुछ फाइनेंशियल गोल्स रखे होंगे। कुछ उम्र के पड़ाव के लिहाज से लोग रखते हैं, कुछ जनरली प्लानिंग करते हैं कि मुझे कम से कम इस लाइफ में ये हासिल करना ही है। वो गोल्स वाइज क्या आप वहां पर पहुंच गए हैं? बकेट लिस्ट अगर मैं पूछना चाहूँ तो कुछ बनाई है? जी एक्चुअली कविता, बकेट लिस्ट तो बहुत ही बड़ी है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि हमारे पास इतना हो टाइम चुका होता है, है लाइफ में। क्या क्या टिक मार्क हो चुका है बकेट लिस्ट में से, क्या क्या बचा है, जरा बताइएगा। नहीं नहीं, वो मैं शायद ऑफलाइन बता दूं आपको, लेकिन ऑनलाइन नहीं बता। बट एनीवे, तो मैंने जैसे बोला कि बकेट लिस्ट तो काफी लंबी होती है, पर उसको फुलफिल करने के लिए टाइम भी चाहिए होता है। लेकिन 12 लाख जो आप पूछे कि जब मैंने चालू किया अपना करियर, तो क्या सोचा था और कहाँ पहुंचा, शायद जो सोचा था उससे ज्यादा ही पाया है। वैसे उतना तो फॉर्चुनेट है। लेकिन दूसरा, ये जो तरीका है कि आप देखें कि दूसरे के पास क्या है, वो सबसे गलत है। वो अगर जो आप बोलेंगे मैंने इतना पा लिया, उसने तो और भी ज्यादा पा लिया है, तो वो आई थिंक इज द बिगेस्ट लर्निंग ऑफ लाइफ, कि वो आपको कभी नहीं करना चाहिए। जो आपने किया वही सबसे बेस्ट होता है। दूसरों से कंपेयर करेंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे। ये लर्निंग है लाइफ की जो मैंने बहुत सीखी है। थोड़ा सा आपके फंड हाउस की ओर अब चर्चा को मैं लेके जाती हूँ।
कैसा माहौल है, क्या समझ में आ रहा है, लोग कहाँ पैसे लगा रहे हैं, किस तरह की स्कीम्स में लगा रहे हैं, कितना निवेश एसआईपी या लमसम के जरिए आ रहा है। नंबर्स जो एमफी लगातार भेजता है हर महीने, उससे तो हमें बड़ा ज़बरदस्त जोश दिखाई दे रहा है, लेकिन स्टॉपेज रेशियो भी है जो लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। क्या ट्रेंड देख रहे हैं आप? जी देखिए कविता, हम तो एक बहुत ही नए से फंड हाउस है, बिल्कुल। काफी यंग फंड हाउस है। जी। तो इसलिए हमारे यहाँ तो ग्रोथ जो ईओएम की है वो काफी अच्छी दिखती है ऑलवेज, क्योंकि और देखें तो मेनली हमारा तो इक्विटी है फोकस। एक ही हमारे पास डेट फंड है, वो ओवरनाइट फंड। वो भी इसलिए रखा है हमने क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए होता है फॉर एसटीपी स्विच इन स्विच आउट के लिए, तो इसलिए हमने वो रखा है। अदरवाइज प्योर इक्विटी फंड हाउस है। और जो हमने मैक्सिमम फ्लोज देखे हमारे फंड में, हमारे पास 5 ही स्कीमें हैं। एक तो फ्लेक्सी कैप है, एक फाइनेंशियल सर्विसेज है, फिर हमारा लार्ज एंड मिड कैप है और मिड कैप फंड है, और एक बैफ है, बैलेंस एडवांटेज फंड, जहाँ पे एक्चुअली हम डेट नहीं करते, आर्बिट्राज करते हैं टू बैलेंस द फंड। तो वो हाइब्रिड है। तो इसलिए ये 5 फंड में आप देखिए तो सबसे मैक्सिमम फ्लोज हमारे फ्लेक्सी और मिड कैप में आते हैं। लार्ज और मिड में इज द थर्ड बिगेस्ट जहाँ पे फ्लोज दिखते हैं हमें। तो इसलिए हमें लग रहा है कि हमारा जो रिटेल पब्लिक है वो काफी मेच्योर हो चुका है। काफी हद तक वो रियलाइज कर रहे हैं कि अगर जो हमारी ट्रेंड है इकोनॉमी की, अगले जो 5-10 साल जो ग्रोथ दिखने वाली है, इक्विटी विल फार आउट परफॉर्म एनी अदर फॉर्म ऑफ एसेट। ये तो हमारा एक्चुअली इंटरनल बिलीव भी है। इसलिए हमें लग रहा है कि आई थिंक दिस इज वेयर द रिटेल इज फोकस्ड। आजकल क्या निवेशक बहुत युवा है। आप अपने आसपास जब युवाओं से मिलते हैं, आपके परिवार में भी बहुत बच्चे होंगे जो मेरे ख्याल से आपको इन्वेस्टमेंट savvy लगते होंगे। किस तरह से इन्वेस्टमेंट की समझ आप उनको देते हैं, या ऐसी कौन सी बातें जो आपको उनसे समझने को मिलती है? क्योंकि आज का युवा जो है जागरूक भी है और लोडेड विद टू मच इन्फॉर्मेशन भी है। दो धारी तलवार अगर मैं बोल सकूं, उस तरह का थोड़ा सा आलम दिखाई दे रहा है। तो एक तो ऐसी बात जो आप उनसे सीखते हैं, और उन्हें कुछ ऐसी बातें जो आप सिखाना चाहते हैं। जी देखिए कविता, एक्चुअली जो इन्वेस्टमेंट हमारे यूथ करते हैं आजकल, वो तो शायद हमने सोचा भी नहीं था कि हम ऐसा कुछ कर सकते थे। मैं अभी रिसेंटली किसी को मिले थे, वो बोले कि मैं तो रेयर विस्कीज में इन्वेस्ट करता हूँ। फिर एक कोई बोले कि पोकीमॉन कार्ड्स वगैरह में मैं इन्वेस्ट करता हूँ। तो ये सब तो हमारे सोच से भारी है। लेकिन एक चीज हमने देखी है कि ये यूथ में जो एग्रेशन है वो हमारे टाइम में नहीं होता था। और यही मेरा होप है कि यही क्योंकि इंडिया प्रॉब्ली एक यंगेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड, और ये जो यंग फोर्स है हमारी, वही है जो हमारी कंट्री को आगे ले जाएगी, बढ़ाएगी, और अलग अलग एवेन्यूज, नॉट ओनली इन्वेस्टमेंट्स बट बिजनेस के एवेन्यूज वगैरह खोलेगी। इसलिए आप देखिए आज की तारीख में जो हमारे न्यू एज कंपनीज हैं वो कितनी बढ़िया कर रही है। मार्केट कहीं भी जाए पर ये न्यू एज कंपनीज बहुत ही बढ़िया कर रही है, और हमारे पोर्टफोलियो में एक फोकस वहां पे भी है। ऑल दी न्यू एज कंपनीज जो हमने एक्सपोजर लिया हुआ है, मैं काफी कंफर्ट है उधर ग्रोथ रेट का। लवली। दिनशॉ, मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं आपके लिए, लेकिन समय की थोड़ी सी पाबंदी है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इसके बावजूद भी हमसे बातचीत की, इतनी बारीकी से, इतने सारे पहलुओं पर आपने अपनी राय रखी और मार्गदर्शन दिया दर्शकों को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद कविता। इसी के साथ निवेश की एबीसीडी में आज मुझे इजाजत दें, लेकिन अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ। नमस्कार।